हमने पहले जो वीडियो बनाए आपके साथ, जो पहले मैंने वीडियो बनाई वो कॉन्सेप्चुअल रिवीजन के थे। अब मैं प्रोसेस की रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। तो आप सब बच्चे, जो बच्चे भी घर से नहीं पढ़ कर आए हैं या उन्होंने कम पढ़ा है, तो जरा प्रोसेस को रिवाइज करा रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब भी आप अपने पास कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका स्टेप 1 क्या होगा, आप चेक करेंगे, आप बैलेंस शीट बनाएंगे। ऑलवेज प्रिपेयर बैलेंस शीट फर्स्ट। बल्कि स्टेप्स नहीं बोलने चाहिए, चलो। देन सीपीएल फॉलोड बाय कैश फ्लो। मुझे बताओ फिर आप क्या करते हैं जब आप बैलेंस शीट बनानी होती है, तो आप क्या करते हैं, चेक फॉर एनी एरर्स इन क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन में एरर्स को चेक करो, और इफ एग्जिस्ट करें तो बताओ क्या करें, रेक्टिफाई जर्नल। क्या मैं इसके अंदर ये कह सकता हूं वो गलतियां पेरेंट की भी हो सकती हैं, पेरेंट और सब्सिडरी ध्यान से देखना पड़ेगा, और उसके इफेक्ट्स जब जब भी आएंगे तो आपको अपने पास वो करने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ कि इसके बाद हम लोगों को और क्या करना पड़ता है। मैंने कहा इसके बाद आपको अपने पास इफ इन्वेस्टमेंट्स आर एट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसल गेन और लॉस ड्यू टू फेयर वैल्यू चेंजेस इन P&L और OCI, डिपेंडिंग अपॉन आपने कहां करा था। और आपको ये किस में हमेशा करना होगा, ये हमेशा पेरेंट में ही करना होगा, क्योंकि पेरेंट की बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसलिए हम अपने पास उसको हटाते हैं। मुझे बताते जाओ इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है। अब मैं ना प्रोसेस को रिवाइज करा रहा हूं, अब मैं आपको प्रोसेस को रिवाइज करा रहा हूं ताकि जो नालायक है वो साथ जुड़ सके। मुझे बताइए इसके बाद अगला काम क्या होगा। ये दोनों करने के बाद हम हमेशा सीना को तैयार करते हैं। जब हम सीना को तैयार करते हैं तो इसमें क्या आती है, एक आती है डेट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा आता है पोस्ट एक्विजिशन, और थर्ड में क्या आएगा, डेट ऑफ कंसोलिडेशन। इसमें कौन कौन सी आइटम्स आएंगी, इसमें शेयर कैपिटल आएंगी, कभी पोस्ट की आई नहीं, पर अगर आए तो वो भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें क्या होंगे, इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स होंगे जो कि डेट ऑफ एक्विजिशन पर लाएंगे हम लोग अपने पास, और पोस्ट के भी निकलेंगे। क्या इसमें अदर रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ सकते हैं, फ्री, नॉन फ्री, लॉसेस, ये सब भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कभी आए हैं कभी नहीं आए हैं, बट अगर हो तो आप उनको भी साथ में ले लेंगे। इतना करने के बाद मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा भाई अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन में अगर कोई डिविडेंड पेड है तो आपको उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। डिविडेंड को आप सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया है। ये डिविडेंड किसका है, पेड बाय एस। अगर एस लिमिटेड ने कोई डिविडेंड पे किया है तो सबसे पहले वो हटेगा, साथ में ही अनइवन एक्सपेंसेस भी हटेंगे ऑफ एस लिमिटेड, साथ में अनइवन इनकम भी हटेंगी ऑफ एस लिमिटेड। इतना करने के बाद बताओ फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर मुझे टाइम वाइज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। किन क्वेश्चंस में टाइम वाइज एडजस्टमेंट होती है, जहां पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस की डेट इज नॉट इक्वल टू डेट ऑफ एक्विजिशन। ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो हमें तब टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हम तब अपने पास उसे अपने पास लेकर आते हैं। जब आपने इसे भी कर दिया, इसे भी कर दिया। अच्छा, मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं कि आप इस डिविडेंड को एलिमिनेट करोगे तो विद सीडीटी कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। हालांकि डीडीटी बंद हो गया है या सीडीटी बंद हो गया है, पर मैं आपको डीडीटी समझाया हुआ नहीं है तो इसी वर्किंग नोट में कवर कर दूं उसको, क्योंकि अलग से कुछ करने का कोई लॉजिक ज्यादा है नहीं है।
तो हमने कहा अपने पास हम डीडीटी को भी साथ में लेकर आएंगे। अब मुझे बताओ क्या अनइवन एक्सपेंसेस को वापस से रीइंस्टेट करेंगे? अनइवन एक्सपेंसेस ऑफ एस लिमिटेड को वापस से रीइंस्टेट करेंगे बेस्ड ऑन द डेट ऑफ अकरेंस, बेस्ड ऑन डेट ऑफ अकरेंस। इसके अलावा क्या अनइवन इनकम्स को भी वापस ले आएंगे जो एस लिमिटेड की थी? द आंसर इज यस, अगेन बेस्ड ऑन द डेट ऑफ अकरेंस। ये प्री में भी हो सकती है और पोस्ट में भी आ सकती है, तो आई कैन नॉट से, जहां पर भी आएगी हम वहां ले आएंगे। ये एक एस्पेक्ट मैंने बताया था। इसके बाद मैंने कुछ और बातें भी बताई थी, उन बातों को पकड़ लिया। मैं नीले पेन से लिख रहा हूं। हमने कहा इसके बाद आप अपने पास अगर कोई गुडविल है ऑफ एस लिमिटेड, अगर वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो आप उसको अपने पास क्या कर देंगे? आप उसको एलिमिनेट कर डालेंगे, क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं होता है। फिर इसके बाद मैंने आपको रीवैल्यूएशन भी बताई, तो बताओ जरा फटाफट से, रीवैल्यूएशन किसकी की थी आपने? रीवैल्यूएशन की थी पीपीई की, और साथ में उसकी कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट की थी डेप्रिसिएशन की। फिर मैंने आपसे कहा कि इसके अलावा और किसकी रीवैल्यूएशन हो सकती है? रीवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की, और उस स्टॉक के, रोहित, इस स्टॉक के बिकने की एडजस्टमेंट। ध्यान दें, इसी स्टॉक के बिकने की बात कर रहा हूं, बैलेंस शीट के स्टॉक की बात नहीं कर रहा। कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। इसके अलावा हमने कहा ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल की रीवैल्यूएशन, और इसकी सेटलमेंट, कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट ऑन सेटलमेंट। अगर वो कहता है कि ये वाले डेटर सेटल हो गए हैं, तो आप उसको भी अपने पास यहां से हटाएंगे। ये भी माइनस के आइटम है। इसके अलावा हमारे पास एक और एडजस्टमेंट आएगी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। बताइए ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो मैंने यहां पर लिखा है, ये कौन सा है? ये ऑन स्टॉक भी हो सकता है, ऑन मशीन भी हो सकता है, बट ये अपस्ट्रीम का होना चाहिए। ये किसका होना चाहिए? अपस्ट्रीम का होना चाहिए। और जब आपने इसे अपने पास यहां लिख दिया, तो ये यूपी यहां वाला प्री वाला हमेशा इग्नोर करेंगे और ये वाला पार्ट आएगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप अपने पास गुडविल को छोड़कर इन सब चीजों का डेफर्ड टैक्स भी एडजस्ट करेंगे। आप यहां पर डेफर्ड टैक्स भी एडजस्ट करेंगे इन चीजों का। इसके अलावा जो आपने अपने पास इन चीजों को लिखा है, इनका भी आप डेफर्ड टैक्स लिखेंगे, यानी कि इनका भी डेफर्ड टैक्स आएगा हमारे पास। तो इतना करने के बाद फिर मुझे अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से उसके लिए मैं ना भी कुछ लिखूं तो चल जाएगा कि इसके नीचे मुझे अपने पास कुछ और कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। नीव कह रहा है टाइम एडजस्टमेंट से पहले डिविडेंड को क्यों लिखते हो? क्योंकि नीव हमारे पास ये नेट प्रॉफिट निकलता है, डिविडेंड को ऐड बैक करते हो तो नेट प्रॉफिट निकलता है, वरना ये आपके प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही नहीं होता। तो टाइम एडजस्टमेंट प्रॉफिट पर लगती है। इसका मतलब हम अपने पास जो आपने डिस्ट्रीब्यूशंस कर रखे हैं, जब ऐड बैक करेंगे तो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग का चेंज में जब डिविडेंड को डालेंगे तो आपके पास ये प्रॉफिट निकलेगा। तो दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस, बिफोर डिविडेंड, बिफोर एबनॉर्मल या अनइवन आइटम्स। ओके, हमने अपने पास वापस अनइवन को तो डाल दिया है, अनइवन को तो हमने वापस से डाल दिया, पर डिविडेंड को हमने वापस नहीं डाला है। डिविडेंड बाद में कहीं और एडजस्ट होगा। यह अधिकतम हो सकता है क्या? एक बड़े से बड़े क्वेश्चन में यही हो सकता है, यही हो सकता है। तुम कभी यहां उलझ जाते हो, कभी यहां उलझ जाते हो, कभी कहां उलझ जाते हो। नंबर 3 के बाद आ गया नंबर 4। हम ढूंढते हैं कैलकुलेशन ऑफ। इसके बाद अगला स्टेप पर हम क्या करते हैं? गुडविल और जीबीपी निकालते हैं। हम इसके बाद गुडविल और जीबीपी निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट्स को आफ्टर रेक्टिफिकेशन, भाई अगर कोई गलतियां हैं तो ठीक करने के बाद, तथा आफ्टर रिमूवल ऑफ फेयर वैल्यू चेंजेस, भाई जो तुमने यहां पर फेयर वैल्यू चेंजेस किए थे उसके बाद एट कॉस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन को हम यहां लिखते हैं। याद आ गई बात? भाई गलतियां ठीक करने के बाद कोई फेयर वैल्यू इफेक्ट है, हटाने के बाद आपने लिख दिया।
और फिर लिखते हैं एनसीआई। एनसीआई को किस पर लिखते हैं? फेयर वैल्यू पर। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर आपने एनसीआई को फेयर वैल्यू पर लिखा तो हम बोलेंगे कि गुडविल फुल गुडविल निकलेगी, और अगर आपने एनसीआई को एट पीएसएनए पर लिखा तो मैंने कहा तब इसको बोलेंगे गुडविल पार्शियल, क्योंकि आप अपने पास पीएसएनए पर लिख रहे हैं तो ये हमारे पास गुडविल कंप्लीट नहीं आएगी। ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस होती है। हमने आपसे कहा कि आपके पास फेयर वैल्यू मिसिंग है तो यूनिटरी मेथड ना लगाएं। नो यूज ऑफ यूनिटरी मेथड, कि आपको जबरदस्ती करना है, ऐसा नहीं है। अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो आप पीएसएनए पर ले लेंगे उसके अंदर। मुझे बताओ, इसके बाद हम माइनस करते हैं आईएनए जो आपके पास सीना से निकल कर आया था, और जो ये निकलेगी जिसे बोलते हैं गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ये निकल कर आएगी गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, या निकल कर आएगा जीबीपी। अगर जीबीपी होता है तो जीबीपी को हम ट्रांसफर कर देते हैं, कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कंसोलिडेटेड इक्विटी में। और जीबीपी को हम लोग अपने पास ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वक्त, हम ट्रांसफर करेंगे ओसीआई में। कब? इफ ऑल रिव्यूड एंड फाउंड करेक्ट। हमने कहा था अगर मान लीजिए आप हर चीज चेक करो और आपके पास बिल्कुल ठीक है और आप सीपीएल बना रहे हैं तो सीपीएल में वो ओसीआई में चला जाता है, चाहे वो कंसोलिडेटेड इक्विटी में हो, चाहे वो हमारे पास ओसीआई में आए, अल्टीमेटली वो कैपिटल रिजर्व के नाम से बैलेंस शीट में अपीयर होता है। अल्टीमेटली वो बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व के नाम से आता है। अगर आप बना ही नहीं रहे, ओसी पीएनएल बना ही नहीं रहे, तो क्या ये डायरेक्टली कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा? द आंसर इज यस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो आपके पास ये यहां पर आ जाएगा। ध्यान ये देना, ये पीएनएल जो बनना चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन वाले पीएनएल के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, कि यानी उस वाले वर्ष में, पहले साल में। 2 साल 3 साल बीत गए तो फिर आप उसके बाद ये जीबीपी को, ये थोड़ा ना कि हर साल आप ओसीआई में डालेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब पहली बार, जिस साल में पहली बार जीबीपी आएगा उस साल में आप ओसीआई के थ्रू ओसीआर में डालेंगे, अगले साल दोबारा थोड़ा ना ओसीआई में डाल देंगे। विशाल कह रहा है क्या जीबीपी साइक्लिंग के आइटम है? द आंसर इज नो, वो गया ही कैपिटल रिजर्व में, इसका मतलब उसमें कोई रिसाइक्लिंग नहीं है। अगर गुडविल है तो मैंने कहा इस गुडविल के अंदर हम अमॉर्टाइजेशन नहीं करते हैं, हम इंपेयरमेंट करते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो हम इंपेयरमेंट करेंगे तो इसको क्यूमुलेटिव अमाउंट का मतलब क्या हो गया? टिल डेट्स, जो आज तक की है, यानी सिर्फ 1 साल की बोल रहा हूं कि मान लो कंसोलिडेशन में 3 साल हो गए तो ये 3 साल की आ गई। हम अपने पास गुडविल की इंपेयरमेंट यहां डाल देंगे। जब हमने गुडविल को इंपेयर कर दिया तो मेरे पास जो गुडविल निकलेगी वो निकलेगी ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। मैंने कहा आपके पास अगर ये गुडविल आपके पास थी फुल गुडविल तो इसका लॉस कौन उठाएगा? इसका लॉस होल्डिंग कंपनी भी उठाएगी, पेरेंट भी उठाएगा, और इसका लॉस एनसीआई भी उठाएगा। और अगर ये गुडविल थी पार्शियल, इसका मतलब आपके पास एनसीआई पसना पे था, तो इसका लॉस कौन उठाएगा? इसका लॉस सिर्फ और सिर्फ पेरेंट उठाएगा, एनसीआई नहीं उठाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाली बात भी अब रिकॉल कर गई है। हमने कहा इसके बाद नंबर 5 पर हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड, मैंने एनसीआई नहीं लिखा ना, हम बनाएंगे एनसीआई, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई। तो हम जब एनसीआई बनाएंगे तो मैंने आपसे कहा एनसीआई लेंगे ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ये ऊपर से ही चला आएगा। जो तुम्हारे पास ये एनसीआई था वही वाला एनसीआई यहां पर चला आएगा। तुमने ऊपर फेयर वैल्यू लिखा है तो फेयर वैल्यू आ जाएगा, तुमने अपने पास उसे पसना लिखा है तो पसना आ जाएगा। इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट आएंगी? इसमें पोस्ट एक्विजिशन चेंज आएगा, इसमें गुडविल की इंपेयरमेंट आएगी। बताओ गुडविल की इंपेयरमेंट कौन से केस में आएगी? गुडविल की इंपेयरमेंट अब कौन से केस में? अब तो कई बार बता दिया, अगर गुडविल आपके पास फुल गुडविल है तो तब हमारे पास ये आएगी, अन्यथा ये नहीं आएगी। फिर मैंने आपसे कहा कि आपको यहां पर अपने पास डिविडेंड भी लिखना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ याद आ रहा है? जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन था
क्या आपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपके प्रॉफिट ज्यादा हो गए थे, वो ज्यादा प्रॉफिट यहां पर लिख दिए, तो उसके बाद आप फिर से उनको ये कहें कि भाई आपके नेट एसेट तो बढ़ चुके हैं, तो आप उनको पहले भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, तो माने माइनस करना पड़ेगा कि जो पहले डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसको हटा दीजिए। क्या ये विद सीडीटी है? फटाफट से बताओ क्या ये विद सीडीटी है? द आंसर इज यस, क्योंकि सीडीटी के भी नेट एसेट्स गए हुए हैं। तो डीडीटी सीडीटी एक ही बात है, ये साथ साथ चलता रहेगा। मैंने कहा इतना सब कुछ करने के बाद अभी भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। बताओ अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन करनी है मुझको? कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड इक्विटी। कंसोलिडेटेड इक्विटी की मुझे कैलकुलेशन करनी है। मुझे ये बताओ इसके अंदर पेरेंट कंपनी का कौन सा रिटेन्ड अर्निंग लिखेंगे? एक दो नालायक कह रहे थे पिछले साल का लिखो। भाई ये तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन वाला लिखोगे, जो आज आप कंसोलिडेट कर रहे हो तो आज अपने पास देखेंगे। मुझे ये बताओ इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स आएंगी। इसमें एक तो आएगा पोस्ट एक्विजिशन चेंज, जो आपका सीना से आ रहा होगा। क्या इसमें गुडविल की इंपेयरमेंट भी आएगी? फटाफट से बताओ। ये गुडविल की इंपेयरमेंट फुल हो तो भी आएगी, पार्शियल हो तो भी आएगी, क्योंकि आपकी गुडविल इंपेयरमेंट पेरेंट को तो हमेशा डालनी है। क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने किया था वो एलिमिनेशन करनी पड़ेगी? फटाफट से बताओ। क्या उसकी एलिमिनेशन करनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। क्या उसका सीडीटी भी साथ में एलिमिनेट होगा? द आंसर इज यस। लाल पेन से हम आपको ये बताएंगे, ये एलिमिनेशन सीडीटी का किसी सवाल में दिखा देंगे, अभी तक किसी सवाल में आया नहीं है। इसके अलावा नीले पेन से लिखो, नीले पेन से लिख रहा हूं, एक यूपी भी आएगा। ये यूपी यहां पर भी था, ये यूपी यहां पर भी है। यूपी है ऑन, क्या ये स्टॉक पर भी होगा और ये मशीन पर भी होगा? हां, लेकिन ये कौन सा वाला है? ये सिर्फ डाउन स्ट्रीम वाला है। ये कौन सा वाला यूपी है? ये हमारा डाउन स्ट्रीम वाला है। मुझे ये बताओ इतना सब कुछ करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस निकल कर आएगा उसे हम क्या बोल देंगे? कंसोलिडेटेड इक्विटी। हम इसके बाद क्या बनाएंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कॉन्ट्रा आइटम्स एक नई आएगी। कॉन्ट्रा आइटम्स का हमने अपने पास डेटर क्रेडिटर कैंसिल कर दिए थे, उसके अंदर एक नई आएगी जिसका इफेक्ट और कहीं नहीं आया था। इसमें कभी कभी कैश इन ट्रांजिट भी आ सकता है। हम अपनी बैलेंस शीट में सारे इफेक्ट्स लेंगे। किस किस के इफेक्ट्स लेंगे? जो आपके सेकंड इफेक्ट बचते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? रीवैल्यूएशन का, कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट का, डेफर्ड टैक्स का, यूपी का, गुडविल का, एनसीआई का, और कौन सा इफेक्ट आपके पास बच गया? बस इसके अलावा और तो कोई हमारे पास इफेक्ट नहीं रह गया था, और हमारे अनइवन आइटम है नहीं है और कुछ नहीं है। तो हम इन सब का इफेक्ट लेकर अपने पास बैलेंस शीट बनाएंगे। ये हमारे पास एक मैंने प्रोसेस की रिवीजन कराई, आज मैंने डिफरेंट रिवीजन कराई है। वाइल कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन तो एडजस्ट हो गया है, फिर से एनसीआई में उसे क्यों शो करते हैं? तान्या बेटा, जब आपने उन्हें ऑलरेडी एनसीआई को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो क्या वो प्रॉफिट उनके बैंक में जा चुका? उनकी बैलेंस शीट नहीं है ना, यू कांट सी देम। क्या एनसीआई वाले नेट एसेट खा गए हैं? खा गए हैं, पर आपने पोस्ट एक्विजिशन में बढ़ा दिया जब इसको, तो आप उनको फिर से कह रहे हैं तुम्हारे हिस्से का ये प्रॉफिट है। डिविडेंड तो बांट चुके हैं ना, इसलिए घटना होता ही है। अब मुझे ये बताइए, अब आपके पास अब बनता है सीपीएल। अब क्या बनता है? कंसोलिडेटेड पीएनएल। तो जब कंसोलिडेटेड पीएनएल बनता है तो मैंने आपको क्या कहा थी? कंसोलिडेटेड पीएनएल में आप अपने पास क्या करेंगे? आप रेवेन्यूज को भी लिखेंगे और खर्चों को भी लिखेंगे और आप टैक्सेस को भी लिखेंगे। इनमें मैंने आपको एक बात कही कि आपको सबसे पहली बात कि इसमें कॉन्ट्रा सेल परचेज को भी आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। और मजे की बात है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन एनसीआई, क्योंकि आप में से कल कुछ बच्चे ना बोल रहे थे कॉन्ट्रा हटेगा तो एनसीआई का इफेक्ट आएगा। क्या कॉन्ट्रा सेल परचेज हटने से कोई एनसीआई का इफेक्ट आएगा? द आंसर इज नो, उससे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा डिविडेंड को भी एलिमिनेट करेंगे, जो हमारे पास सब्सिडरी से आया था वो एलिमिनेट करेंगे। मैं अब की बार यहां लिख रहा हूं विदाउट सीडीटी। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर पहली बार है कि आपने विदाउट सीडीटी लिखा है, वरना मैंने हर जगह विद सीडीटी लिखा था। मैंने कहा विदाउट सीडीटी आएगा ये, ओके? तो ध्यान रखिएगा, मैंने हर जगह विद सीडीटी लिखा है, यहां विदाउट सीडीटी लिखा है।
फिर मैंने आपसे कहा जब आप इसे बनाएंगे तो आपको यहां पर कुछ एडजस्ट करनी पड़ेंगी चीजें। क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी? अब मुझे यह बताओ, क्या मैं कौन से पेन से मार्किंग कर रहा हूं कि मुझे क्या क्या एडजस्ट कराना पड़ेगा? तो क्या मैं अपने पास थोड़ा सा बोर्ड जूम आउट करा दूं और आपको दिखाना है कि मैं कहां से एडजस्टमेंट उठाऊंगा? इधर आ जाओ। जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ वही, बाकी सब कुछ नहीं। एक, ये क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। अब ये आपको सीधी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मैं इसको सीधा दिखा दूं। दो, कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट तीन, यूपी की एडजस्टमेंट चार, उनका डेफर्ड टैक्स भी आ रहा है। ये चार चीजें यहां से उठ के यहां पर भी आएंगी। इसका मतलब ये हो गया, सीपीएल बनाते वक्त क्या क्या एडजस्ट होगा बताओ? कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट पीपीई की होगी, कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट स्टॉक की होगी, कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल की होगी। पीपी की एडजस्टमेंट कहां पर होगी? डेप्रीसिएशन में। कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक कहां पर होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स में होगी। कॉन्सिक्वेंशियल एडजस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल की कहां पर होगी? अदर एक्सपेंसेस की होगी। उसका टैक्स इफेक्ट भी आएगा, मैं टैक्स इफेक्ट को बाद में लिखूंगा, टैक्स को भी डालेंगे। सुनिए, इसके अलावा एक मैंने चौथा नंबर लिखा था, यूपी अपस्ट्रीम भी आएगा। यूपी अपस्ट्रीम ये चेंज इन स्टॉक में जाएगा। क्या वही चार चीजें लिखी हैं? ध्यान से देखो, वही चार चीजें लिखी हैं। तो आपके क्वेश्चन में कंट्रोल कैसे कम हो सकता है? भाई यही चार चीजें लिख रहा हूं, तुम बार बार उलझ जाते हो कहां से उठा रहा हूं। यही चार चीजें मैंने उठाकर यहां लिखी हैं। इन चार के बाद पांचवें नंबर की आइटम गुडविल इंपेयरमेंट आएगी। गुडविल इंपेयरमेंट आएगी, चाहे कोई भी हो, फुल हो या पार्शियल हो, यह भी आएगी। और यह किस में जाएगी? यह डेप्रीसिएशन में जाएगी। इसके अलावा जो आपने यहां पर यूपी लिखा था, यह यूपी छठा नंबर, तो क्या मैं इसके आगे छठा नंबर लिख दूं और गुडविल इंपेयरमेंट के आगे पांचवा नंबर लिख दूं कि मैं कहां से डाटा उठा रहा हूं? छठे नंबर पे हम यूपी लिखेंगे डाउनस्ट्रीम वाला भी। यह भी कहां पर आएगा? यह भी चेंज इन स्टॉक में आएगा। इसके अलावा आपका सातवां नंबर जो मैं नहीं यहां से उठा सकता, वो है डेफर्ड टैक्स इफेक्ट्स। भाई इनके डेफर्ड टैक्स इफेक्ट्स भी आएंगे। तो आपने अपने पास ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स इफेक्ट डाल रखे होंगे, तो वो डेफर्ड टैक्स इफेक्ट भी आएंगे। ये किस में आएंगे? ये टैक्स एक्सपेंस में आएंगे। इसका मतलब ये सात चीजों के अलावा आठवीं चीज नहीं आ सकती। उन्हें बोलो आवाज कम करें बाहर। इसका मतलब ये सात के बाद आठवीं चीज नहीं आ सकती है। बस यही सात चीजें, भगवान कृष्ण में आए तो नहीं आ सकती। यह करने के बाद आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, वो है एलोकेशन टू एनसीआई। आपको बनाना पड़ता है एक एलोकेशन टू एनसीआई। मुझे बताओ, एलोकेशन टू जब एनसीआई निकालते हो तो एनसीआई के एलोकेशन में आप किसका सीपीएल उठा लेते हो? सीपीएल ऑफ सब्सिडरी उठाते हो जो आपके पास है। ऊपर एक बात बतानी रह गई कि आप इसको सिर्फ किन चीजों के लिए कंसोलिडेट करते हो? ओनली फॉर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। कैन इट बी 9 मंथ ऑल्सो? फटाफट से बताओ, क्या ये 9 महीने भी हो सकते हैं पोस्ट एक्विजिशन के? डिपेंडिंग अपॉन कि वो 9 महीने का भी एक सवाल किया था। क्या ये 12 महीने भी हो सकते हैं? फटाफट से बोलो। द आंसर इज यस, 12 महीने भी हो सकते हैं। क्या ये 3 साल भी हो सकते हैं? क्या ये 3 साल भी हो सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि सीपीएल किसका बना रहे हो? फॉर 1 ईयर। इसका मतलब यह नहीं हो सकता, बाकी सब पॉसिबल है। अब मुझे यह बताओ, अगर मान लीजिए ये 12 महीने या 9 महीने होंगे,
अगर ये 12 महीने या 9 महीने होंगे तो आपके पास एक एलोकेशन का शॉर्टकट बता सकता हूं। फटाफट से बताओ इसका शॉर्टकट क्या होगा। इसका शॉर्टकट है कि जो आपने सीना में एलोकेशन दिखा रखी है ना, सीना में जो एलोकेशन दिखा रखी है एनसीआई, आप उसे कॉपी कर सकते हो, आपका शॉर्टकट लग गया। इसका मतलब वो आपका सीधा सीधा शॉर्टकट लग गया। लेकिन अगर मान लो वो 3 साल का है और ये 1 साल का है, फिर तो शॉर्टकट नहीं लग सकता। तो लॉन्ग कट क्या है? तो लॉन्ग कट है सीपीएल सब्सिडरी की आइटम लो, आप रेवेन्यू भी लो, आप अपने पास एक्सपेंसेस भी लो और आप अपने पास टैक्सेस भी लो। तथा क्या आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 भी लेनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। तथा एडजस्टमेंट नंबर 1 भी लेनी पड़ेगी जो ऊपर लिखी है, 2 भी लेनी पड़ेगी जो ऊपर लिखी है, 3 भी लेनी पड़ेगी जो ऊपर लिखी है, 4 भी लेनी पड़ेगी जो ऊपर लिखी है। इन सबका विद टैक्स इफेक्ट भी आएगा। इसके अलावा अगर गुडविल इंपेयर की है और वो फुल गुडविल है तो आएगी। मैंने कहा अगर फुल गुडविल है, बताओ क्यों? अगर मान लीजिए वो पार्शियल गुडविल होगी तो एनसीआई को एलोकेट ही नहीं करनी है। यहां बोला है फुल, बाकी तो मैंने कहीं पर भी नहीं। यहां तो मैंने बोला था दोनों फुल हो या पार्शियल, यहां पर आपके पास आ गया कि फुल गुडविल होगी तो आपको यह भी लाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या यूपी डाउनस्ट्रीम का माइनॉरिटी से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। डेफर्ड टैक्स मैंने ऊपर लिख ही दिया। यह बैलेंस ढूंढेंगे, इस बैलेंस के ऊपर आप एनसीआई का शेयर निकालेंगे तो आपके पास ये निकलाएगा। आप शॉर्टकट किसी भी सवाल में ना लगाएं, हर जगह ये कर ले तो भी आंसर निकाल सकते हो। लॉन्ग कट हमेशा चलेगा, शॉर्टकट तभी चलेगा अगर आप 9 मंथ या 12 मंथ वाला केस है तो चलेगा, या आपके पास अगर 3 ईयर वाला केस है तो ये वाला शॉर्टकट नहीं चलेगा। बस इतना ही किया है हमने, और कुछ भी नहीं किया हमने। तो मुझे बताइए, हमने फिर से एक प्रोसेस की रिवीजन कर दी ताकि आपके पास थोड़ा सा प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाए आपके लिए कि आप गलतियां क्यों करते हैं बार बार।